हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत हम एकदम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भाग 4 में दिया गया है, भाग 4 में। और भाग 4 है 36 से लेके 51 तक। जैसा कि आपको पता होगा, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था मूल अधिकार के बारे में, जो कि भाग 3 में दिया गया है। मूल अधिकार की चर्चा है, उसमें 12 से लेकर 35 तक था। अगर अभी आप इस वीडियो पे अभी नए आए हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, उसको जाके देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेंगे कि ये यहाँ पे जो राज्य दिया गया है, राज्य का मतलब क्या होता है। राज्य का मतलब यहाँ पे आप ये मत समझिएगा कि ये हो गया बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब। ये राज्य यहाँ पे नहीं दिया गया है। राज्य का मतलब होता है हर एक वह संस्था जो अपना कानून बनाती है, वह राज्य कहलाती है। मतलब वह संस्था जिसके पास अपना कानून है, वह अपना कानून खुद बनाती है, वह राज्य कहलाती है। एग्जाम्पल में रेलवे हो जाएगा, रेलवे के अपने नियम कानून है। यूपीएससी हो जाएगा, बीपीएससी हो जाएगा, एसएससी हो जाएगा, यही सब। बैंक हो जाएगा, आरबीआई हो जाएगा, ये सब खुद में एक स्टेट है। तो समझ गए ना, यहाँ पे उस राज्य की चर्चा नहीं है। आइए देखिए, इस भाग में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है। इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछता है भाग 4 जो है कौन से अनुच्छेद से शुरू हुआ है और कहाँ तक है। तो 36 से लेकर 51 तक है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड इसको कहाँ से लिया था? तो स्पेन के संविधान से लिया था। देखिए, भारत में लाया गया आयरलैंड के संविधान से, लेकिन आयरलैंड में कहाँ से लाया, संविधान से लाया गया था? तो स्पेन के संविधान से लाया गया था। ये ऐसे तत्व हैं जो देश के लिए आवश्यक हैं, किंतु संविधान बनते समय सरकार के पास इतने धन तथा संसाधन नहीं थे जो उन्हें उपलब्ध करा सके। अतः यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व एक कल्याणकारी योजना है जो संविधान अपने नागरिकों को देना चाहता था। कब देना चाहता था? वो संविधान जब लागू हुआ था तभी देना चाहता था इसको, 1950 में। लेकिन अभी अभी आज़ादी मिली थी तो देश में पैसों की कमी थी। अचानक से तो इतना पैसा आएगा नहीं कि हम आपको फ्री में स्कीम दे दे सरकार। तो देश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इसे दे सके। इस नीति निर्देशक तत्व में ही लिखा गया है निःशुल्क शिक्षा, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, फसल नष्ट मुआवजा, जानवर की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा इत्यादि के बारे में लिखा गया है। ठीक है। देखिए, यहाँ पे ये लाइन भी एक इम्पॉर्टेंट है, कीर्ति शाह वाला। कीर्ति शाह ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। तो इसको आप एकदम याद करके रखिएगा। एग्जाम्स में पूछते हैं कि यह कथन किसका है, कि नीति निर्देशक तत्व एक बैंक के चेक, उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। तो कीर्ति शाह। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। मैंने बताया ही था पहले ही। अब देखिए, यहाँ से शुरू होता है आपका अनुच्छेद। सबसे पहले अनुच्छेद 36, इसमें इसकी परिभाषा दी गई है। नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। तो नीति निर्देशक तत्व राज्यों पर निर्भर करता है कि वे देंगे या नहीं देंगे। अगर राज्य की इकोनॉमी कम है तो वह नहीं भी देगी, और अगर ज़्यादा है तो वह दे भी सकती है। तो जनरली अनुच्छेद 36 यही कहता है। अनुच्छेद 37, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है या वाद विवाद योग्य नहीं है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। मतलब ये वाद विवाद योग्य है ही नहीं। यहाँ पे लिखा है ना, वाद योग्य है ही नहीं।
इसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अतः इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। यह राज्य पर निर्भर करता है कि वह आपको देगा या नहीं देगा। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है या वाद विवाद योग्य नहीं है। देखिए, जैसा आप मूल अधिकार में था कि अगर मूल अधिकार का हनन होता है आप तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसी कोई चर्चा नहीं की गई है। सीधा सीधा कह दिया गया है कि आप इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं क्योंकि वह वाद विवाद योग्य है ही नहीं। और यहाँ पे आर्टिकल 37 यह कहता है। अब आते हैं आर्टिकल 38 में। लोक कल्याण की अभिवृद्धि अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व समाज के खिलाफ सरकार के सपोर्ट में कभी भी काम नहीं करेगी। यह हमेशा जब भी काम करेगी तो जनता के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए काम करेगी। इसमें राशन कार्ड हो गया, यह सामाजिक राजनीतिक न्याय है। गरीबों को राशन देना, तो इस समाज के हित में ना काम हो रहा है कि नहीं? सरकार के सपोर्ट में तो काम नहीं हो रहा है। अनुच्छेद 39 देख लीजिए क्या कहता है। समान कार्य के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन तथा संसाधनों का उचित विवरण। आर्टिकल 39 में कह देता है कि सभी राज्यों को निर्देश है कि महिला हो या पुरुष अगर सेम काम कर रहा है ना तो उसको सैलरी भी सेम मिलनी चाहिए। ये नहीं कि यह पुरुष है तो ज़्यादा मिलेगा, महिला है तो कम, तो ऐसा बात नहीं है। दोनों को सेम सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन फिर यहाँ पे वही बात आ जाता है कि यह इसके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो जेंट्स एम्प्लॉय होते हैं उनको ज़्यादा मिलता है, फीमेल एम्प्लॉय को कम मिलता है। तो आप इसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। 39 का क ये इम्पोर्टेंट है। 39 का क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भैया। निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध करवाना, मतलब आपको कानूनी सहायता फ्री में उपलब्ध करवाना। कानूनी सहायता क्या हो गया? तो मुकदमा हुआ, पुलिस इंक्वायरी, सब फ्री में उपलब्ध करवाने की चर्चा है। इसको 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था उसके तहत जोड़ा गया है यहाँ पे। ठीक है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो है वह सामाजिक तथा आर्थिक समानता की बात करता है। किसकी बात करता है? तो सामाजिक तथा आर्थिक सहायता की बात करता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 40 क्या है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत कहाँ पे लागू हुआ था? तो सबसे पहले ग्राम पंचायत नागौर जिले में लागू हुआ था। नागौर जिला कहाँ है? तो नागौर जिला राजस्थान में है। एकदम इसको नोट करके आप लिख लीजिए, वीडियो को रोक के इसको लिख लीजिए कि सबसे पहले जो ग्राम पंचायत है इसको लागू किया गया था राजस्थान के नागौर जिला में। और कब लागू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। ग्राम पंचायत नीति निर्देशक में होने की वजह से कई राज्य इसे लागू नहीं किए थे। ग्राम पंचायत जो है ये नीति निर्देशक तत्व में है, जिसके तहत कई राज्य इसे लागू नहीं किए थे, जिससे गांव का विकास नहीं हो रहा था। अब देखिए ना, गांव जो है वो बहुत छोटे लेवल पे है, तो अगर आप वहाँ पे पंचायती सिस्टम नहीं रहता तो जल्दी डेवलपमेंट होता भी नहीं। इसलिए ग्राम पंचायत को नरसिम्हा राव द्वारा 24 अप्रैल 1993 को, कब? 24 अप्रैल 1993 को कई प्रावधानों के बाद अनुच्छेद 243 क से लेकर के र तक रखा गया और अब इसे सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है। और ग्राम पंचायत के सपोर्ट में महात्मा गांधी शुरू से नहीं रहे हैं। देखिए, ग्राम पंचायत को लागू नहीं करने का इसलिए लागू नहीं कर रहे थे लोग कि बोल रहे थे कि करप्शन होगा। तो भाई देखिए, अब
हर आँख उठा के देखिए तो हर एक जगह हर चीज़ में करप्शन है। तो इसका मतलब थोड़ा है कि करप्शन के चलते आप किसी चीज़ को लागू नहीं कीजिएगा। अगर आप सोच के देखिए, अगर आप गांव में रहते होंगे तो सोच के देखिए कि अगर पंचायती राज नहीं होता तो आपके गांव में विकास होता भी नहीं। पंचायती राज है, वहाँ पे करप्शन होते हैं, लेकिन कहाँ करप्शन नहीं होते हैं? आप हमको ये बात बताइए, सब जगह करप्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी तो देखना है ना, करप्शन के चलते आप डेवलपमेंट तो नहीं रोक सकते हैं ना। गांव का डेवलपमेंट अब अच्छे तरीके से हो रहा है। क्यों? तो सिर्फ और सिर्फ इसके ग्राम पंचायतों के संगठन के चलते। ठीक है, आप देखते हैं अनुच्छेद 41 क्या कहता है। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता उपलब्ध करवाना। जैसे अब सरकारी सहायता क्या क्या होता है, तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग को साइकिल इत्यादि ये सब उपलब्ध करवाना, ये सब की चर्चा है 41 में। और मिलता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, मिलता भी है। अनुच्छेद 42 न्याय संगत कार्य को मनोचित दशा तथा प्रस्तुति सहायता उपलब्ध कराना, जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करना। देखिए 42 में जनरली कहता क्या है, तो मनोचित दशा तथा प्रस्तुति उपलब्ध करवाना। मनोचित दशा का मतलब होता है अगर कोई चपरासी है और उसका तबीयत खराब है तो उसके अधिकारी को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे ज़्यादा मेहनत वाला काम ना कराए। और प्रस्तुति का मतलब क्या होता है, तो गर्भवती महिलाओं को अंतिम के अंतिम और बाद के 3 महीने छुट्टी प्रदान करना, देखा जाए तो 6 महीने छुट्टी प्रदान करना बिना कोई सैलरी काटे। समझे ना प्रस्तुति का मतलब क्या होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ 2 बच्चों पे ही वैलिड है। 2 से ज़्यादा हुआ तब ये वैलिड नहीं है, तीसरे बच्चे पे ये वैलिड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चों के लिए ही होता है। ऐसा थोड़ी है कि आप हर साल एक कहोगे बच्चा कीजिएगा तो वैसा होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अनुच्छेद 43 क्या कहता है, तो निर्वाह योग्य मजदूरी अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चला सके कोई भी व्यक्ति। 43 में कहता है निर्वाह योग्य या न्याय संगत वेतन। अगर आप किसी से काम करवाते हैं, जैसे मजदूर लोग आपके घर काम करने आते होंगे, घर वगैरह बनता होगा तो आपको इतना तो वेतन देना है जिससे उसका परिवार चल सके। इतना कम भी नहीं दीजिए कि उसका परिवार मतलब नहीं चल सके, आपको कम से कम इतना देना है कि उसका परिवार चल सके। आप खुद पे ही सोचिए ना, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, आपको मान लीजिए आपका महीना का खर्चा होता है 1,000 रुपया, और आप कहीं काम कर रहे हैं वो आपको अगर 500 रुपया दे तो आपको कैसा लगेगा? आप काम कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। तो आपको निर्वाह योग्य वेतन देना जरूरी है। इंसानियत के नाते ही कम से कम आप ये इस बात को देखिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ से 43 से हम आगे पढ़ेंगे, या बता दें अभी? नहीं, आगे पढ़ेंगे 43 से। आप इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, आपको सभी नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।